नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे फाइनल रिपोर्ट की हेडलाइंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया में जयपुर के जलेबी की महक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जिक्र, कहा सुना है हैरिस पार्क में जयपुर स्वीट्स की जलेबी मिलती है, उसका कोई जवाब ही नहीं। नई संसद के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी आप, टीएमसी के बाद आपने भी किया बायकॉट करने का फैसला, 28 मई को होगा उद्घाटन समारोह। सीएम गहलोत ने डूंगरपुर और खेरवाड़ा में किया महंगाई राहत शिविर का अवलोकन, जनसभा में कहा सरकार कर रही शानदार काम। इकतीस मई को अजमेर आएंगे पीएम मोदी, तैयारियों को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ ने लिया कायड़ विश्राम स्थली का जायजा। यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा में इशिता किशोर ने किया टॉप, गरिमा लोहिया ने हासिल किया दूसरा स्थान, निडता की मुदिता, जयपुर के अभिजीत और कार्तिक वर्मा को मिली कामयाबी। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1, टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। नागौर के मीरा नगरी मेड़ता सिटी की बेटी मुदिता शर्मा का आईएएस में चयन हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के रिजल्ट में मुदिता शर्मा का जनरल कैटेगरी में 381वीं रैंक उनको मिली है। वहीं आईएएस में पहली बार में सफलता हासिल करके मेड़ता सिटी का मान उन्होंने बढ़ाया है। मुदिता के पिता भगवती लाल शर्मा भगवान श्री चार भुजानाथ और भक्त श्रोमणी मीरा मंदिर के पुजारी हैं और मेड़ता रोड की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। इससे पहले मुदिता एमबीबीएस भी कर चुकी हैं और जयपुर के अस्पताल में प्रैक्टिस भी कर चुकी हैं। मुदिता ने दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट से यूपीएससी की तैयारी की है। अब मुदिता का आईएएस में चयन होने के बाद पूरी मीरा नगरी में खुशी का माहौल बना हुआ है। मेड़ता सिटी के मीरा बाल मंदिर विद्यालय से पूर्ण किया एवं वे हिंदी माध्यम की छात्रा रही और उसके हिंदी विषय में मीरा बाल मंदिर का बहुत ही विशेष योगदान रहा। उसके पश्चात उसने कक्षा 9 और 10 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता सिटी से उत्तीर्ण की। कक्षा 10 में राजस्थान में उसकी 15वीं मेरिट रही एवं हिंदी माध्यम की छात्रा रही। कक्षा 11 एवं 12 हिंदी माध्यम से उसने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता रोड से उत्तीर्ण की। खबर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से है, जहां सलावद निवासी भरत जयप्रकाश मीणा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 85वीं रैंक हासिल की है। ऑल इंडिया 85वीं रैंक के साथ एसटी वर्ग में पहली रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आईआईटी धनबाद से पास आउट भरत जयप्रकाश मीणा दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे। इनके पिता मूलचंद मीणा गढ़मोरा के स्कूल में लेक्चरर हैं, तो वहीं मां केशंती गृहिणी है। क्रिकेट खेलने के शौकीन भरत जयप्रकाश मीणा की उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। भरत जयप्रकाश को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और देखिए, यूपीएससी 2022 का परिणाम जारी हो चुका है। अलवर जिले की लाडली ने नाम रोशन किया है। अलवर जिले के ग्राम हरसाणा की लगिमा तिवारी ने नाम रोशन किया है। पहली बार में 19वीं रैंक हासिल कर अलवर जिले का नाम रोशन किया है। लगिमा तिवारी के पिता आपको बताएं कि दिल्ली में सरकारी शिक्षक हैं। बेटी ने जिले का नाम रोशन किया है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले प्रमुख नेता मोहन प्रकाश जयपुर पहुंचे। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन रहे मोहन प्रकाश पार्टी की जीत के बाद पहली बार अपने प्रदेश राजस्थान आए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस में जल्द ही कर्नाटक कांग्रेस जैसी तस्वीर नजर आएगी। मोहन प्रकाश ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने शानदार काम किया है, वहीं कांग्रेस सरकार फिर रिपीट होगी। मोहन प्रकाश ने सचिन पायलट की जन संघर्ष पदयात्रा को लेकर कहा है कि जब राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार हमले कर रही हो, ऐसे समय ध्यान रखना चाहिए कि किन मुद्दों पर बात रखनी चाहिए।
कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश से फर्स्ट इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। कर्नाटक में चुनाव आसान नहीं थे। ये तो लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ आगे बढ़ रही है, बढ़त की ओर है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इनर डिफरेंसेस बहुत थे। एक एक उम्मीदवार का चयन करना और मेजोरिटी के साथ सरकार बनाना, ये बड़ी बात थी। हमारे साथ हैं कर्नाटक कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मोहन प्रकाश, कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक भी हैं, और इसके साथ ही जहाँ पर भी अब कांग्रेस के आलाकमान को लगता है कि यहाँ टास्क बहुत कठिन है, वहाँ इन्हें भेजा जाता है। अब ये ट्रबल शूटर भी कहे जा सकते हैं, डैमेज कंट्रोलर भी कहे जा सकते हैं। एक अलग तरह की भूमिका मोहन प्रकाश जी आपकी। और मुझे लगता है पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तब ये बातचीत का ये एक बड़ा सार था कि विश्वास, कांग्रेस आलाकमान ने आप पे विश्वास कई दफ़ा जताया है और कर्नाटक की जीत उसका एक आधार है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो पार्टी के एक तरीके से सिपाही हैं, और सिपाही को जिस भी मोर्चे पर भेजा जाएगा उसको अपना बेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि जब आप अग्रिम मोर्चे पर होते हैं तो आपके सामने विजय के अलावा और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता, अगर आप अग्रिम मोर्चे पर हैं तो। और उसी दृष्टि से और ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये मुल्क की लड़ाई हो गई है। जिस लाचारी बेहाली में ये मुल्क के लोग जी रहे हैं, हम सब लोग, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कभी ऐसा हुआ होगा। अब देख रहे हैं कि मतलब 2000 का नोट लाया गया, ठीक है, और उस समय कहा गया कि काला बाजारी हम इससे हटा देंगे। पूरे देश की जो एटीएम मशीन थी उनको बदला गया, कितना करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसी भी चौराहे पर हमको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद खड़ा कर देना अगर हमारी बात सही ना हो। लेकिन वही प्रधानमंत्री अपने ही द्वारा लागू नोट को और फिर आप वापस कर दे रहे हैं। ये नोट की कितनी पैसे की बर्बादी हो रही है और क्या हो रहा है, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन आप जरा सोचिए कि दुनिया में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोच बन रहा हो, कि ये किस तरह का मजाक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ ये हो रहा है। तो एक प्रश्न नहीं है, अनेकों प्रश्न है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद मैंने ये महसूस किया कि जैसे खुली हवा में एक लोगों को एक भरोसा हुआ, सांस लेने लगे। सब आपने देखा कि सभी राजनीतिक दलों में एक उत्साह आया। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर जो नागरिक अधिकार के बारे में भी आदमी चिंतित हो चुका है। एक नेता, युवा नेता सचिन पायलट जनसंघर्ष पदयात्रा निकालते हैं, मंच पर उन्हीं के जो सरकार है राजस्थान में, उसके मंत्री सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठे मुद्दे दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक दल को जब 6 महीने 8 महीने रह जाए तो किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को ये तय करना चाहिए कि उनको लड़ना किससे। संघर्ष के लिए तो 4.5 साल था ही ना, अब तो सामने कौन है, और कांग्रेस जन को ये तय करना है। क्योंकि देखिए, जो हमारे शीर्ष नेता हैं राहुल जी, इनको आपने संसद से निकाल दिया, और जो जहाँ कुछ नहीं कहा। अगर राहुल जी ने संसद में ये पूछा कि मोदी जी आपके अडानी के क्या रिश्ते हैं, तो इस पर आप संसद में से निकाल देंगे। अगर उन्होंने कहा कि जो लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, देश का जनता का पैसा, बैंक का पैसा लेके भाग रहे हैं, सबका सरनेम मोदी क्यों है, इस पर आप 2 साल की सजा दे देंगे। इस तरीके से आज जब हमारा शीर्ष नेतृत्व घर से बाहर कर दिया गया, संसद से बाहर कर दिया गया, और आज देश के जेल के दरवाजे पर वो हमारा नेता खड़ा है, उस समय भी अगर हमको अपनी ही सरकार से शिकायत हो तो मैं नहीं समझता हूँ, मैं इसको अनुपात की समझ मानता हूँ, और ऐसा नहीं करना चाहिए। समय होता है, देश काल और पात्र के अनुसार ही भूमिका तय होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबको सद्बुद्धि आएगी
और क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी अपने लिए नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी जिसलिए बनी है इस मुल्क में और इस मुल्क का जो की स्थापना हुई है जो लोकतंत्र की, उन मूल्यों पर ही खतरा है। अब वही नहीं रहेगा तो फिर ये मुल्क क्या रहेगा। मोहन प्रकाश जी से बात हुई और कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। कर्नाटक जैसे तस्वीर राजस्थान में की कांग्रेस में नज़र आए, इसको लेकर वो आशान्वित दिखे। कैमरा जर्नलिस्ट संजय के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। सीकर भाजपा जिला कार्यकारिणी की भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में भाजपा नेता सुभाष महरिया के घर वापसी पर खुशी जताई गई। इस दौरान भाजपा के कद्दावर नेता मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पृथ्वीराज नगर योजना में सोसाइटी पट्टी पर बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने डिस्कॉम के विजिलेंस ऑफिसर से बुधवार सुबह 11 बजे तक जानकारी पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने विजिलेंस ऑफिसर से बिजली चोरी और उसके दुरुपयोग को लेकर जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि विद्युत अधिनियम की धारा 43 के तहत कब्जाधारी की क्या परिभाषा है और क्या उसे कनेक्शन जारी किया जा सकता है। विजिलेंस अधिकारी की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि अब तक बिना जेडीए पट्टे वाले 8 मामलों में कनेक्शन जारी किए गए हैं। इन्हें जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जल्द ही स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत प्रदेश में 2 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होगा। इन प्रोजेक्ट्स की क्रियान्विति के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से राज्य में प्रोजेक्ट्स की प्रभावी क्रियान्विति के लिए मेसर्स IPE ग्लोबल लिमिटेड नई दिल्ली को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग और मेसर्स IPE ग्लोबल कंसल्टेंट फर्म के मध्य पर्यटन भवन में एक अनुबंध किया गया है और इस अवसर पर पर्यटन निदेशक डॉक्टर अश्मित शर्मा ने बताया है कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रोजेक्ट के तहत केशोरायपाटन और जोधपुर में आधारभूत पर्यटन विकास कार्य करवाए जाएंगे। जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 1 लाख रुपए के इनामी शातिर अपराधी अजयपाल सिंह उर्फ AP को गिरफ्तार कर लिया है। DST टीम ने बदमाश को सूरत भरूच राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर बस से दबोचा है। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने बताया है कि अजयपाल एक शातिर आदतन अपराधी है। वो हत्या के मामले में सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल पर बाहर आकर सुरेश सिंह की हत्या कर फरार हो गया। अजयपाल कई राज्यों में अपने ठिकाने और हुलिया बदल बदल कर रह रहा था। 6 राज्यों में 40 पुलिस कर्मियों की टीमें 200 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। ऐसे में आरोपी को नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बस से गिरफ्तार कर लिया है। साढ़े 4 साल से वांटेड था, हार्डकोर था और 1 लाख रुपए का इनामी था। वर्ष 2018 में ये 20 दिन के पैरोल पर आया था। 13 जनवरी 2019 को इसे वापस कारागृह में उपस्थित होना था, परंतु ये वहाँ से फरार हो गया। फरारी की अवधि के दौरान ही मार्च 2021 में इसने महेंद्र खान नामक व्यक्ति की हत्या की थी जालौर जिले के आहो थाना क्षेत्र में। उसकी हत्या का कारण ये रहा था कि हवाला के लूट की राशि के बंटवारे को लेकर के आपस में दुश्मनी हो गई थी, इसलिए इसने हत्या की। तो हत्याओं के बाद भी अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली इसे कल अरेस्ट किया गया है। वहीं जयपुर में हथियार की नोक पर व्यापारी से लूट की वारदात का खुलासा हो गया है। रामनगरिया थाना पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। DCP ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया है 21 मई को व्यापारी से CBI फाटक के पास रोककर हथियार की नोक पर मोबाइल और नकदी लूटी गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है। एक व्यापारी के साथ हथियार की नोक पे रात्रि में लूट की वारदात हुई। करीब 2 बजे के लगभग व्यापारी अपने बिजनेस को संभव करके जा रहा था, तो करीब 4-5 लड़के CBI फाटक के पास उसको रोक के उनको हथियार नोक पे लगाया और जो उसके पास नकदी,
मोबाइल फ़ोन और डायरी वगैरह थी वो उसकी लूट ली। में डॉक्टर्स के साथ व्यवसाय करने के बहाने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक डॉक्टर और उसकी महिला मित्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने बताया है कि परिवादी डॉक्टर सत्यवीर सिंह ने सांगानेर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। डॉक्टर रालखन रिसायनियाकी, नेहा जैन और अन्य लोगों ने मिलकर डॉक्टर को बताया कि वो लोग प्रैक्टिस के अलावा व्यवसाय भी करते हैं, जिसमें हमारे से बहुत सारे डॉक्टर हमारे जैसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि 1,37,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी अवनीश कुमार, एसीपी सांगानेर राम सिंह के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने डॉक्टर राम लखन डिसानिया और उनकी महिला साथी नेहा जैन उर्फ रानी जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में करीब 23 मुकदमे दर्ज हैं। 23 प्रकरण कमिश्नरेट में दर्ज हैं और 80 से 90 डॉक्टर्स को, सिर्फ डॉक्टर्स को इसने इस ठग किया था। और जो चीटिंग करने वाला हुआ डॉक्टर राम लखन डिसानिया है, जो खुद डॉक्टर है, प्रैक्टिस करता था, ये एक प्रकरण में गिरफ्तार हुआ। उसके बाद में बेल आउट होते ही ये यहाँ से फरार हो गया और अपने साथी महिला के साथ में जो नेहा जैन है उर्फ रानी जैन के साथ में ये डूंगरपुर में अपनी फरारी काट रहा था। हमारी टीम अवनीश जी, राम सिंह जी, महेंद्र जी की टीम को जानकारी मिली। कुछ हमारी जो तकनीकी टीम है उसने सहयोग किया और इसने कुछ गलती की और हमने 3 दिन पहले इसके बारे में जानकारी मिली कि ये डूंगरपुर में छुपा हुआ है। तो परसों हमारी टीम गई और कल रात को इसको लेके आए और इसको डॉक्टर राम लखन डिसानिया और नेहा जैन को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी जयपुर की ईस्ट पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस की साइबर सेल ने अन्य थाना पुलिस की मदद से एसएमएस अस्पताल से गुम हुए मोबाइल फोन्स को ट्रेस कर असली मालिकों तक पहुंचाए हैं। अपने कार्यालय में डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने कई परिवादियों को उनके मोबाइल सौंपे हैं। पुलिस ने 131 गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश कर उन्हें असली मालिकों को सौंप दिया है। लंबे समय बाद खुद का मोबाइल फोन पाकर वापस लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। डीसीपी ज्ञानचंद यादव ने यह भी बताया है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के मोबाइल गुम हो रहे थे। ऐसे में साइबर सेल की मदद से अभियान चलाकर इन मोबाइल फोन्स को ट्रेस कर बरामद किया गया है। जो तकनीकी रूप से जो मदद करने में प्रदुमन है, हमारे जो आप लोगों को भी दिखता नहीं लेकिन वो बहुत मेहनत करता है, उसने सभी को ट्रेस करवाया। और इन लोगों ने, जो हमारे एडीसीपी साहब, एसीपी साहब, और इन्होंने बाकायदा रूट वाइज टीम बनाई। ये बिहार में ये हैं तो बिहार वाला ये काम करके आएगा। तो वहाँ जो मोबाइल बेचे गए थे उन मोबाइल्स को बरामद किया गया है। इसमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियल, MI, OnePlus कंपनियों के मोबाइल हैं और इनकी औसत कीमत एक मोबाइल की 10 से 15 हज़ार रुपये है और ये कुल 131 मोबाइल दिए गए हैं। ये जो मोबाइल बरामद किए हैं उनमें ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएं थी, मजदूर थे, खेतिहर थे, स्टूडेंट थे या प्राइवेट सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे और उन्होंने रीसेल में इनको वहाँ से ख़रीदा था। इसमें अभी आगे और हम कार्रवाई के बतौर करेंगे जिसमें इन सभी मोबाइल्स के अंदर गुमशुदगी दर्ज है। स्वागत है आप सभी का। बीकानेर में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने प्रांतीय आंदोलन को लेकर आज बीकानेर में शिक्षा निदेशालय पर शिक्षकों का महापड़ाव शुरू हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक के तबादले, उप प्राचार्य के कुल पदों की 50% सीधी भर्ती, डीपीसी, सभी संवर्ग की बकाया डीपीपी को करने की मांग की जा रही है। ये महापड़ाव 28 मई तक जारी रहेगा और इसके बावजूद उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जयपुर के लिए शिक्षक पैदल कूच करेंगे। इस महापड़ाव का जो निर्णय संगठन को मजबूरी में लेना पड़ रहा है, क्योंकि संगठन पिछले वर्ष से आंदोलनरत है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए और वाइस प्रिंसिपल पद में 50% सीधी भर्ती के लिए और गैर शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतः शिक्षकों को मुक्त करने के लिए। ये 3 सूत्री मांगों को लेकर यदि 27 तारीख तक हमारा
समझौता नहीं होता है तो 28 तारीख को हजारों की संख्या में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जो शिक्षक हैं वो जयपुर कूच करेंगे और वहां पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और अब बात दुकानदार और व्यापारियों की। इस वर्ग से जुड़ी समस्याओं को राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के मंच से उठाया जाएगा और इसे लेकर गोपालपुरा बाईपास स्थित होटल ग्रैंड सफारी में संगठन की आगामी रूपरेखा पर चर्चा हुई। साथ ही साथ पार्टी की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष किशोर कुमार टाक ने बताया कि कार्यकारिणी को राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने शपथ दिलाई है। संगठन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए प्रदेश प्रभारी किशोर कुमार टाक ने बताया है कि जल्द संगठनात्मक कार्यों में तेजी लाई जाएगी। प्रदेश में संगठन को मजबूती से खड़ा कर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे। चुनाव में दुकानदार और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार टाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठन की रूपरेखा को लेकर जानकारी दी। हाईकोर्ट के 15 जनवरी 2015 को दिए गए आदेश की पालना नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएलबी की उप निदेशक रेणु खंडेलवाल को 26 मई को तलब किया है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा की एकल पीठ ने तलब करते हुए पूछा कि आदेश की जानबूझकर अवमानना करने पर क्यों नहीं आपको दंडित किया जाए। अवमानना याचिकाकर्ता रतन लाल ने हाईकोर्ट को बताया है कि वो चौमू नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था और उसने फायर में डिप्लोमा कर रखा है। नियमानुसार डिप्लोमाधारी और 8 साल के अनुभवी को फायरमैन नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन विभाग की ओर से फायरमैन नहीं लगाने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उसे फायरमैन पद पर नियमित करने के आदेश दिए थे और आदेश के बाद उसे नियमित भी कर दिया। लेकिन सेवानिवृत्त होने पर उसे पता चला कि उसे वापस सफाई कर्मचारी के पद पर पदावनतन कर दिया गया है और साथ ही साथ इस पर उसने अवमानना याचिका पेश कर दोषी अधिकारियों को दंडित करने की मांग भी की है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राशन डीलर्स के साथ बैठक की और इस दौरान पिछले दिनों विभिन्न मुद्दों पर बनी सहमति के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है। इस मौके पर मंत्री खाचरियावास ने राशन डीलरों को समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया है कि वे राशन डीलरों की समस्या को गंभीरता को समझते हैं और उनके समाधान के लिए सकारात्मक के साथ विचार भी इस पर किया जाएगा। खाचरियावास ने अधिकारियों को राशन डीलरों की समस्या के समाधान के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने एवं छीजत की भरपाई करने आदि मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और बैठक में खाद्य विभाग के एसीएस अभय कुमार समेत कई अधिकारी और राशन डीलर, राजस्थान राशन डीलर समन्वय समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए। फूड डिपार्टमेंट की मीटिंग रखी गई है और राशन डीलर्स हमारी वो कड़ी है जो लोगों तक जो गेहूँ आता है फ्री ऑफ कॉस्ट वो पोस्ट मशीनों के जरिए सबको बांटा जाता है हर महीने। इनकी काफ़ी डिमांड्स थी, जैसे मानदेय की डिमांड कर रहे हैं, बाकी डिमांड्स कर रहे हैं। कुछ डिमांड्स ऐसी है जो तुरंत पूरी होने वाली है। अधिकतर डिमांड्स हमने पूरी कर दी, लेकिन लैंग्वेज को लेकर कहीं डिस्प्यूट है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हम ठीक कर देंगे। हम राशन डीलर्स हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं के जरिए पूरे राजस्थान में सब जगह पीडीएस का गेहूं बांटा जाता है। तो देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ने बैठक की है और साथ ही साथ उन्होंने इस बैठक में अधिकारी और राशन डीलर भी मौजूद रहे। सभी समस्याओं का समाधान करने की उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से निर्देश भी दिए गए हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान जल्द से जल्द कर दिया जाए। खाचरियावास ने अधिकारियों को राशन डीलरों की समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने एवं छीजत की भरपाई करने आदि मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में खाद्य विभाग के एसीएस अभय कुमार समेत कई अधिकारी और राशन डीलर, राजस्थान राशन डीलर समन्वय समिति के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। डीलर्स की समस्या, उनके समाधान पर चर्चा हुई है। डीलर्स की मांगों का जल्द ही समाधान हो जाएगा, यह आश्वस्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से उन्हें किया गया है। विभिन्न मुद्दों पर हालांकि सहमति के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई है और चर्चा इस बात को लेकर जो डीलर्स की समस्याएं हैं उन्हें बहुत जल्द सुलझा भी लिया जाएगा और उनकी मांगों को पूरा भी किया जाएगा। और चलिए, इसी के साथ ही फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।